तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर का, जहां पर आज गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस सभागार में मौजूद इस समारोह में अभिनंदित 12 वो विभूतियां हमारे बीच सच में जबलपुर कई कारणों से बहुत अलग प्रकार से जाना भी जाता है और परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मां नर्मदा की कृपा भी जिस जगह है और यहाँ की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में अपनी एक पहचान प्रारंभ से बनाई है और उसी परंपरा की इस कड़ी में 12 मास का हमारा एक वर्ष होता है। 12 राशियों से हमारा राशिफल का पूरा एक तरह से क्रम पूरा होता है। मैं जहां से आता हूं वहां 12 साल में एक बार सिंहस्थ होता है और उसमें अमृत वर्षा होती है और ये संस्कार धानी ने 12 विभूतियों को सम्मानित करते हुए वो अमृत निकालने की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और कितना सुंदर लगता है आपने जो संयोजित ये गुलदस्ता बनाया, इस गुलदस्ते की शुरुआत जहां से होती है, मैं क्रम से देख रहा था, जो आपने क्रम भी दिया। सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया। ये शिक्षा की महत्ता हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। सुश्री रेखा जी चुड़ासमा जी ने शिक्षा के माध्यम से, मैं तो सौभाग्यशाली हूं और आपसे शेयर भी कर सकता हूं, अच्छा भी लगेगा हमारे लिए। ये शिक्षा और शिक्षा के गुरुकुलों के लिए एक अतीत का 2 घटनाक्रम हमको याद होंगे। लगभग 5000 साल पहले का घटनाक्रम अगर अपन गौर से देखें तो 2 गुरुकुल हमको ध्यान में आएंगे। 2 गुरुकुल उस काल के, एक कभी कल्पना करें पर वैसे भी बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध तो हम सबको सहज ध्यान जाएगा कि दुर्योधन के कारण हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन से पहले उसकी नींव रख दी गई। तो उसकी नींव कहाँ रखी थी? उसकी नींव रख दी गई थी एक और गुरुकुल में, और गुरुकुल से हुई दोस्ती का उस काल का भी उदाहरण। जब एक गुरुकुल में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करते करते देखिए, आप कल्पना करो, एक गुरुकुल विद्यालय चल रहा है जिसमें द्रुपद द्रोणाचार्य शिक्षा लेते हैं। एक और गुरुकुल सांदीपनी आश्रम चल रहा है जहां भगवान कृष्ण और सुदामा दोस्ती जहां होती है। वो दोनों उसी काल के, और दोनों के लिए कंपैरिजन करो, तुलना करो तो ध्यान में आएगा। द्रुपद और द्रोणाचार्य स्कूल के जमाने में, गुरुकुल के समय में एक दूसरे से अभिन्न, एक जान दो शरीर करके अपना जीवन आनंद के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करते हैं। फिर जैसा होता है कि स्वतः ही समय के साथ द्रोणाचार्य अपना आश्रम खोल करके शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराते हैं और द्रुपद अपने राज परिवार के कारण से राजगद्दी संभालते हैं। और जैसा होता है कि राज परिवार में राजा बन के द्रुपद का बड़ा नाम हो जाता, संयोग से द्रोणाचार्य की इच्छा होती कि मैं बड़ा यज्ञ करूं और यज्ञ के लिए द्रव्य चाहिए, गोधन चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो अब ये उनके पास कहां से आए? तो उनने ध्यान दिया कि एक काम करते, द्रोणाचार्य को याद आता कि द्रुपद मेरा मित्र एक बड़ा राजा है, मैं उससे जाके मदद लेता हूं। अब ये दिमाग बना करके वहां द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास जाते हैं। द्रुपद प्रसन्नता से मिलते जरूर है, लेकिन जैसे ही पूरी बात सुनाते हैं तो जैसा होता है, सत्ता का मद कहां चढ़ता है, कैसा एहसास होता है, इसका एक उदाहरण बनता है। द्रुपद को जैसे ही पूरी बात ध्यान में आती तो वो भूल ही जाते कि अपनी दोस्ती थी और बहुत मजबूत दोस्त थे, तमाम बातें हैं। और वो कहते कि द्रोणाचार्य तुम क्या कह रहे हो, तुमको याद है, तुम किससे कह रहे हो? बोले हाँ, मेरे मित्र से कह रहा हूं। बोले तुम भूल गए, तुम्हारे मित्र के पहले मैं राजा हूं और तुम्हारी और मेरी हस्ती बराबर की नहीं। तो बोले तुम मेरे मित्र, बोले मित्रता बराबरी की होती, ये कौन सी मित्रता की बात? तुम्हारा ये मेरे को प्रस्ताव समझ में नहीं आया। और थोड़ा उस समय कहते हैं कि उनका व्यवहार बिल्कुल एक तरह से सभ्य व्यवहार नहीं माना जाता।
अब द्रोणाचार्य को बात दिल में लग जाती है, वो यज्ञ कहाँ गया, बाकी चीजें कहाँ गई, और उनको इस बात का गुस्सा होता है। वो एक गुरुकुल खोलते हैं और उसमें केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा चालू करते हैं। और हम याद रखें कि एक और महाभारत युद्ध के पहले एक युद्ध होता है जिसमें कौरव पांडव मिलके एक साथ एक युद्ध पे, तो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों का एक तरह से गुरु ने उनका दुरुपयोग भी किया कि जाओ अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम द्रुपद को हरा के आओ, और ये मिलकर के 105 जाके उसको हराते हैं, द्रुपद को पकड़ के लाते हैं। अब हरा हुआ राजा क्या करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा है। द्रोणाचार्य बैठे हुए अपनी जगह पे उनके शिष्यों से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इनको सामने खड़ा करो। फिर बोलते क्यों, द्रोणाचार्य बोलते द्रुपद से, द्रुपद कैसा लग रहा है, तुम्हारे को तो मित्रता याद नहीं थी लेकिन मेरे को तुम्हारी मित्रता याद है। मेरे शिष्यों ने तुमको दंडित किया है, चलो मैं तुमको बराबरी का व्यवहार करता हूं, आधा राज्य तुमको देता हूं और आधा मेरे पास रखो, अब तो दोस्ती बराबर की होगी। ये एक उस काल का घटनाक्रम जो हमको उस काल की शिक्षा में शिक्षा भी दे रहा और चेतावनी भी दे रहा है। गुरुकुल के माध्यम से मर्यादाओं को भंग करने का ये उदाहरण भी बन रहा है। व्यक्तिगत अहंकार के आधार पर अपने शिष्यों के उपयोग की एक कहानी भी सुनाता है। और वहीं एक और घटना घटती है, हम सबको मालूम है, भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती का दृष्टांत। और सुदामा को आवश्यकता पड़ती, बच्ची की शादी करना है, घर का मकान नहीं है, हालत खराब है, और वो उस काल में द्वारकाधीश हो गए उनके मित्र। और बात की कहानी हमको मालूम है कि वो जब अपने पास उनको बुला लेते हैं तो आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करके वो अपने पास रखते हैं और उसको तो मुंह पे भी नहीं आने देते कि उसको कठिनाई क्या है। लेकिन आंसुओं की हालत से सुदामा की कहानी भगवान कृष्ण समझ जाते हैं और बगैर मुंह पे आने उनके पूरी बात को सुने कृष्ण भगवान सुदामा को 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं अपने पास 1, 2, 4, 6 महीने से ज्यादा, जब कहते सुदामा कि मेरे को जाना कन्हैया जाने दो, बोला अभी और रुको 4, 6, 8 महीने तक जब जाने का जिद पकड़ते तो क्या अब तुम जाओ, जाने के लिए हाथ में कुछ नहीं देते। ऐसे ही जैसी आदत है, रथ में बिठाया नौकर चाकर, सुदामा को ध्यान आता कि एक तो मेरी आदत ऐसी थी नहीं 56 भोग वगैरह करने की, इस महल नौकर चाकर से काम कराने की, एक तो आदत अलग बिगाड़ दी। और कन्हैया मानता, हाथ में कुछ दिए ही नहीं। अब इनको डर लगे घर जाके श्रीमती को मुंह क्या दिखाऊंगा, ये क्या हुआ है, कैसी दुनिया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये हमको उस साल काल में भी गौरवान्वित किया कि मित्र की कठिनाई में जब वो आपसे हाथ पसार के मांगने आए तो एक तो मित्रता का सम्मान करो, कभी मित्रता भूलो मत, चाहे वो किसी समय की हो। और मित्र की पीठ पीछे वो मदद कर दो, जैसे भगवान श्री कृष्ण की उनका महल बना दिया, नौकर चाकर कई प्रकार के आनंद के साथ। ये हम सबको शिक्षा दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो जो शिक्षा दी गई थी सांदीपनी आश्रम में, वो मध्य प्रदेश का स्थान है, उज्जैन स्थान है। मुझे इस बात का गर्व है। हम सब अपने 12 पुरस्कार में से पहला पुरस्कार शिक्षा का देते हैं ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम। अब मैं सबकी कहानी नहीं सुनूंगा, एक में सारी बात सुना दी। आप सब समझदार हैं। मेरी अपनी ओर से जो आपने वास्तव में एक एक करके सब क्षेत्रों का संयोजन करने का काम किया, वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर समाज सेवा में जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, राम राज्य के माध्यम से उस काल को लोग एक तरह से जीवन जीते हुए कई प्रकार से अन्य क्षेत्र और कई सेवा के काम आपने भी किए, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें। डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी के बारे में तो वीडियो और हम सब जानते ही, उनकी कहानी अपने जीवन के वैराग्य की तरफ बढ़ाते कदम के साथ उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है। हर प्रकार से जिसको कोई नहीं अपनाता, कैंसर जैसे रोग में भी वो आखिरी तक सेवा करके उत्कृष्ट मिसाल हासिल करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसी प्रकार से एक कुटुंब प्रबंधन बोलने के लिए नहीं, 4 पीढ़ियों को एक साथ रखने का और एक साथ रखते हुए अपने उस संघ के सिद्धांतों का भी अभी मुझे बता रहे थे। श्रीमान नंदलाल नेगांधी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस आयु में सच में विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम 1956 में
जब मार्गरेट थैचर और उस समय की इंग्लैंड की साम्राज्य वहां जिंदा थी और उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आने के पहले जो अपने भाषण में कोड किया वो बड़ा महत्व की बात थी। उन्होंने कहा भारत आज तक सनातन संस्कृति के बलबूते पर इसकी जो ध्वजा लहरा रही तो ऐसा क्यों है, और इंग्लैंड इतना जहां उसका सूर्य अस्त नहीं होता था कम संख्या के बाद भी सने सने सिमट के छोटा क्यों हो गया। उसमें से एक चीज उन्होंने ये बताई कि ये जो आपके देश की एक विशेषता है, ऋषि मुनियों के माध्यम से जो कुटुंब परंपरा है, एक कुटुंब में इकट्ठा होकर के एक भी या कमाएगा तो सब मिलके खाएंगे, ये जो परिवार भाव है ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये केवल अपने देश के अंदर। इस परिवार भाव को बनाए रखने के लिए जो पारिवारिक छतरी मिलती है, परस्पर प्रेम मिलता है, आत्मीयता मिलती है, इसकी किसी से किसी को तुलना नहीं कर सकते। ऐसे में ये कुटुंब प्रबंधन में आपने अपने परिवार की उन पीढ़ियों को संभाल के रखा, आपको भी बधाई देना चाहूंगा। और सरबजीत कलासी जी युवा मित्रों के लिए भी प्रेरणा है, भले ही पैसे वाले हैं लेकिन छोटे से फुटपाथ से अपना काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन इनका भी। जब काम करने जाओ तो शर्म कैसी, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान से घर वालों का मान सम्मान बढ़ाओ, यही तो हमारे जीवन की विशेषता है। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी अभिनंदन करता हूं। पंडित रोहित दुबे जी सनातन ज्ञान की अद्भुत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। सच में जो मंत्र जाने वो मंत्री हमारे मंत्री, और हम तो वास्तव में कमजोर हो जाते हैं। जीवन का ये सच का मंत्र है, परमात्मा के साथ सात्विक परंपराओं के आधार पर सनातन संस्कृति की धरा में, हमारी बौद्धिक परंपरा में पद्य की परंपरा है, सूत्र वाक्य में सारी बात आ जाती। कोई गद्य में लिखने का कोई साहित्य हमारे पास नहीं, और मंत्रों की शक्ति कमाल लिखी है। जैसे दो हाथ मलते हुए अपने आप ऊर्जा आ जाती है, ऐसे मंत्रों के बलबूते पर अपने आप परिवर्तन आता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उद्योग के क्षेत्र में नितिन चांडोक जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। आपके अपने बलबूते पर ये आपने पुरस्कार भी पाया और कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आपने मिक्सिंग मशीन के माध्यम से 22 राज्यों तक, यहां से मैंने पूछा एक मशीन कितने की, उन्हें 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आपको भाव भी मालूम है कि नहीं, लेकिन वो उनको भाव भी मालूम है और माल भी मालूम है, और मेरे सामने वालों को जवाब क्या देना ये भी मालूम है कि रेंज भी बता दो, आपकी इच्छाओं जो भिजवा दें। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाए हमारे नितिन चांडोक जी के लिए। और चिकित्सा क्षेत्र में सच में YR यादव जी का भी अभिनंदन, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ के ही एक मेडिकल कॉलेज से निकलते हुए अपने बलबूते पर एक बड़ी पहचान बनाते हैं, और सच में हमारे लिए ये जो नस नाड़ियों का अपना व्याप है, इसके आधार पर शरीर रचना एक वेद वाक्य यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से जुड़ती है। जैसा पिंड ऐसा ब्रह्मांड है। और नाड़ियों के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि नस नाड़ी हमारे पृथ्वी पे पूरे 3 आटे लगा दो, इतनी नाड़ियां चिनका। मैं आयोजन समिति में श्री विकास जी से आग्रह करूंगी, दादा के जीवन पर आधारित वीडियो हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। दादा ईश्वर दास रूहानी का सफर, मध्य प्रदेश के गौरव।